ओम नमस्ते जी। आज हम हठ योग से संबंधित प्रश्नों को प्रारंभ कर रहे हैं। हठ योग में अभी 8 ग्रंथ हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, लेकिन जनवरी 2017 जब प्रारंभ हुआ था योग विषय का, उस समय केवल 5 ग्रंथ थे। उसमें हठ प्रदीपिका आपका था और हठ रत्नावली, घेरंड संहिता, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। फिर 2019 में जब आपका सिलेबस चेंज हुआ, 3 ग्रंथ और इसमें ऐड कर दिए थे। गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता और योग बीज। तो प्रश्नों को भी आप उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि 2019 से पहले आपके इन्हीं 5 ग्रंथों से प्रश्न मिलेंगे और 2019 के बाद में फिर सभी 8 ग्रंथों से प्रश्न आपके मिलेंगे। और मैंने प्रश्नों को फिर अलग-अलग विषय के आधार पे ही डिवाइड किया है। हठ प्रदीपिका के प्रश्न अलग किए हैं, हठ रत्नावली के अलग, ऐसे सभी 8 ग्रंथों के। और जितना मैंने अवलोकन किया, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं आपके हठ प्रदीपिका से ही आए हैं। तो मैं वहीं से ही प्रारंभ कर रहा हूँ हठ प्रदीपिका के प्रश्नों से। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप यदि अच्छे से इनको तैयार करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों के आधार पे प्रश्न है, निश्चित बुक है, तो इन सभी प्रश्नों को ठीक किया जा सकता है। तो जनवरी 2017 के प्रारंभ से ही ये प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? यहाँ पे कोई रेफरेंस तो नहीं दिया है, लेकिन मुख्य 2 ग्रंथ हम देखें या 3 देखें, हठ प्रदीपिका में कपालभाति का एक ही लाभ है आपका कफ संबंधी विकारों को दूर करना। घेरंड संहिता के आधार पे भी देखें, तो वहाँ पे कपालभाति के 3 भेद आते हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वहाँ पर भी कई लाभ हैं, लेकिन उन तीनों में कफ का लाभ ज़रूर है, तीनों के अंदर। तो वहाँ के आधार पे भी आप कफ कर सकते हो, जैसे वातक्रम का कफ का ही लाभ है, व्युत्क्रम में भी कफ दोष का निवारण है, शीतक्रम में कफ है या कामदेव के समान है या बुढ़ापा ना आना या स्वच्छंद देह होना, लेकिन तीनों में जो कॉमन है वो कफ का लाभ है। तो किसी भी रेफरेंस से आप देखें तो कफ इसका कपालभाति का जो मुख्य चिकित्सीय लाभ है आपका कफ संबंधी विकारों को दूर करना। अगला है हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? अधिकांश जो हठ योग के ग्रंथ हैं, उनमें कुंभक के 4 समय बताए जाते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। केवल इस ग्रंथ की बात नहीं है, अधिकांश ग्रंथों में है या योग उपनिषदों में भी ये 4 समय कुंभक के बताए जाते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में किनको पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो आप देखेंगे कि पथ्य की चर्चा काफी की गई है। घेरंड संहिता से भी पथ्य पूछे जाते हैं और हठ प्रदीपिका इन 2 ग्रंथों से तो अधिकांशतः आते ही हैं। आजकल अन्य ग्रंथों से भी कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन इन 2 का तो अब अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस में आ रहा है, अभी लेटेस्ट में आप देखोगे। तो पथ्य आहार उनको पूछा कौन-कौन से हैं, तो पथ्य आहार में आपको यदि ध्यान हो तो वहाँ पे 4 तो गेहूँ मतलब अनाज दिए हैं। गोधूम अर्थात गेहूँ हो जाएगा, शाली चावल है, यव अर्थात जौ है और साठी चावल जो 60 दिन में पकने वाला है, 4 तो अनाज हो गए। फिर क्षीर दिया है, दूध, फिर नवनीत दिया है, दूध वाले में हो गया। फिर आज्य, आज्य बोलते हैं घी को, घी दिया है। फिर मीठे में खंड, जिसको खांड कह सकते हो, सीता मतलब मिश्री और मधु, ये 3 मीठे में दिए हैं। सीक्वेंस वाइज मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद शुंठी, जो कि अपने प्रश्न में भी दे रखा है, शुंठी जिसको सौंठ बोलते हैं, अदरक से बनती है। पटोल एक सब्जी होती है जिसको परवल कहा जाता है। 5 प्रकार के शाक, 5 प्रकार के शाकों से भी प्रश्न आता है आपका। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। और दाल में एक ही दाल है आपकी मूंगी की दाल और पानी में वर्षा का जल। तो शूंठी आपका दिया है।
यव और यवक अलग होता है, तो यवक मत कीजिएगा, यव रखना है। पटोल आपका दिया है, माश नहीं दिया। तो दो आपके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, शुंठी और पटोल, फर्स्ट एंड थर्ड। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? वहां पर हठ सिद्धि के 8 लक्षण हैं, उनको भी सीक्वेंस वाइज में रखिएगा। वपुः कृशता, कि जो शरीर है, वपु बोलते शरीर को, कृश मतलब पतला हो जाता है। वदने प्रसन्नता, कि चेहरे पर आपके प्रसन्नता आ जाती है। नाद स्फुटता, जो आपका नाद है वो स्फुट मतलब प्रकाशित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। नयने निर्मलता, नयन आंखों में निर्मलता आ जाती, दोष दूर हो जाते हैं आंखों के भी। आरोग्यता, शरीर में कोई रोग नहीं रहता। बिंदुजय, बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाती है। बिंदु के दो प्रकार दिए जाते हैं, पांडर और लोहित, दोनों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। अग्निदीपन, जो शरीर की अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है और नाड़ी शुद्ध हो जाती है, नाड़ी विशुद्धि। तो नेत्र निर्मल होना ये दिया है आपका। शरीर का पतला होना, वपुः कृशत्वम, वो भी दिया है। मुख पर प्रसन्नता, वदने प्रसन्नता, ये भी दिया है। तो वपु कृशता हो गया, वदने प्रसन्नता हो गया और नयन निर्मल हो गया। स्मरण शक्ति बढ़ना ये लाभ नहीं दिया है, तो पहले तीन ही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम वहां पे दिए हैं। सूर्य भेदी के 3 लाभ वहां पे दिए गए हैं। कपाल शोधन जो दिया है इन्होंने, वात दोष हनन और कृमि दोष हनन। तो वात दोष वाला नहीं दिया है, अलग से याद रखिएगा कि शरीर में यदि कोई वात दोष होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। और कृमि दोष, तो कृमि दोष लिखा है तो पेट वाला उन्होंने अंडरस्टूड कर लिया कि उदर कृमि, पेट के अंदर यदि कोई कीड़े हैं उनको नष्ट करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो का कॉम्बिनेशन बनेगा। वायु को संतुलित करता है। ये अगर थर्ड कॉम्बिनेशन किया होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ले सकते थे। ये शब्द ना हो कि वात दोष का हनन है, भूख प्यास मिटाता है, ये भी लाभ नहीं है। तो पहले दो आपको चूज करने हैं, कपाल शुद्धि, कपाल शोधन और कृमि दोष हनन। हठ प्रदीपिका तथा घेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। सूत्र नेति आपके षट कर्म के अंतर्गत आता है, जिससे हम अपना जो ऊपर का कैविटी है नाक की, इनकी शुद्धि करते हैं। तो सूत्र नेति वहां पे एक वितस्ती लिखा है। एक वितस्ती, वितस्ती मतलब बालिश्त बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बिलांद भी बोल देते हैं। और एक वितस्ती के अंदर कितने इंच होते हैं? 9 इंच होते हैं आपके। ये एक बालिश था, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, प्रदीपिका में भी एक वितस्ती है और घेरंड संहिता में भी एक वितस्ती है। रत्नावली के अंदर लंबा है, वो जब आएंगे प्रश्न करेंगे तब आ जाएगा। घट प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है? ध्यान रखना है, लाभकारी नहीं है। तो वहां पे नेति के 3 लाभ बताए हैं प्रदीपिका में। एक तो कपाल शोधन, कपाल शोधन आपका सूर्य भेदी का भी था, कपाल शोधन है। दिव्य दृष्टि है, कि जो दृष्टि है वो दिव्य हो जाएगी। और स्कंद, जत्रूर्ध्व रोग रोगौघम नाशनी। जत्रु बोलते हैं स्कंध को, कंधे को। संस्कृत वर्ड भी रखिएगा, जत्रु ऊर्ध्व, जत्रूर्ध्व रोग। बस इतने वर्ड से आप पहचान कर लेंगे, तो कंधे से ऊपर के जो रोग हैं उनको नष्ट करने वाले तो नहीं है। तो नेत्र संबंधी विकार, कपाल शुद्धि, जत्रोर्ध्वि, तो सब दिए ही हैं आपके। नेत्र संबंधी विकार, दिव्य दृष्टि, तो मैच रखिएगा। दिव्य दृष्टि भी लिखा मिल सकता है, या उसका ही जो भाव रूप है कि आंख से संबंधित कोई विकार है उनको नष्ट करना, वो भी मिल सकता है। कपाल शोधन है ही, जत्रु वाला लिखा ही, अम्ल पित्त वहां पर नहीं लिखा है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो पूछा हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? तो वहां पे धोती के भेद नहीं है, बस तो जो धोती हो वस्त्र धोती ही है। जैसे कि हिरण्य संहिता में हम धोती के कई प्रकार पढ़ेंगे जब इनके क्वेश्चन करेंगे। तो वस्त्र धोती के संदर्भ में कहा है कि 4 अंगुल तो चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ाई 4 अंगुल है। तो लंबाई है 15 हाथ लंबी, 15 हाथ लंबी। तो एक हाथ के अंदर
1.5 फीट होता है। एक हाथ में कितने होते हैं आपके? 1.5 फीट होता है। उसको यदि आप चेंज करोगे फीट में, तो 15 और 15 का आधा कितना हो गया आपका? 7.5। तो 15 प्लस 7.5, 22.5 फीट। तो दोनों तरह से याद रखिएगा, हाथ में भी पूछ सकते हैं तो 15 हाथ, और फीट में पूछेंगे तो 22.5 फीट आपकी वस्त्र धोती की लंबाई बताई है। तो थर्ड ऑप्शन सही। घटक प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया? पश्चिमोत्तान आसन के 3 लाभ हैं जो वहां पर बताए गए हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। पहला लाभ है वहां पे कि प्राण का सुषुम्ना में संचय, कि पश्चिमोत्तान आसन करने से जो प्राण है वो पीछे की तरफ पुश होके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर संचरित होने लगता है, सुषुम्ना प्राण में प्रविष्ट होता है। ये है वहां पे। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये भी दिया है इन्होंने। उदर पतला होता है या उदर की वसा को कम करता है, एक ही बात है। पेट पे दबाव पड़ेगा और उसके स्टिमुलेशन से जो पेट पे एक्स्ट्रा फैट है हमारा वो कम होगा। अम्लता कम करता है, ये लाभ वहां पर नहीं है। और वहां पे जो चौथा लाभ है वो है आरोग्यता। आरोग्यता, आप माने हठ योग से आपकी जितनी भी 10 यूनिट है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते रहे हैं, कभी कोई रेयर चांस हो तो अलग है, वो हठ योग से आते हैं। 20 से 25 तक प्रश्न आपके आते हैं, मतलब 1/4 जो है आपका भाग वो हठ योग से संबंधित है। कभी कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन एवरेज आप 20 क्वेश्चंस का तो मान के चल सकते हैं। वो सारे के सारे ठीक किए जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक आप इन प्रश्नों को देखिएगा। निम्नलिखित में उप प्राण वायु है, यहाँ भी हठ प्रदीपिका का रेफरेंस नहीं है, एक सामान्य ही प्रश्न है, तो मैंने प्रदीपिका में डाल दिया, हम देख लेते हैं। 10 प्रकार के प्राण आते हैं और सबके नाम आपको याद होने चाहिए। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। 5 तो ये मुख्य प्राण है। 5 ही गुण है, नाग, कूर्म, क्रिकर या क्रिकल, दोनों ही पाठ मिलते हैं। क्रिकर भी मिल जाता है और कभी भी क्रिकल भी। देवदत्त और धनंजय, 5 ये हैं। उपप्राण के बारे में पूछा है कि कौन कौन से क्रिकर है, कूर्म है। मकर, ये एक आसन होता, मकर आसन। भुजंगिनी, ये एक भी अलग है प्राणायाम आदि का। तो फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाए, कॉमन सेंस का, सिंपल ही था। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? 3 बंध हैं, सभी शास्त्रों में 3 ही आते हैं, जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध का जो प्रभाव है वो पेट पर पड़ता है, वो जालंधर बंध का है वो गले पे पड़ता है, और मूल बंध का होता आपका गुदा और लिंग पर प्रभाव पड़ता है। दो, इनके प्रभाव क्षेत्र भी पूछे जाते हैं, आगे प्रश्न आएंगे देख लेंगे। तो मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है, तो उसका कॉम्बिनेशन करना है। देखो, उदर का संकुचन तो है ही नहीं, पहला आप हटा दीजिए। गुदा को एड़ी से दबाना, योनि का, वक्ष का संकोचन भी नहीं, ये तो किसी भी बंद में नहीं आता, तो फोर्थ भी हटा दीजिए। ये फोर्थ हट गया, एक ही बचा आपका सेकंड और थर्ड। तो इसमें योनि का संकोचन, योनि प्रदेश मतलब गुदा और लिंग के बीच का जो स्थान होता है आपका, उसको सीवनी या योनि प्रदेश कहा जाता है। और गुदा का आपको पता ही है, इन दोनों का संकोचन किया जाता है। गुदा को एड़ी से दबाकर जो आपका सीवनी प्रदेश का एरिया है उसको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वस्त्र धोती से पहले भी प्रश्न आया था आपका, फिर दोबारा प्रश्न आ गया है। वहां भी ये पूछा था कि धोती के लाभ नहीं, शायद पूछा था। वहां पे वात दोष, कृमि दोष आदि करके दिए गए थे। यहाँ भी क्या लाभ है ऐसा पूछा है। तो वहां पे धोती में सब धोती का नहीं आया था, और वो लाभ का नहीं, लंबाई पूछी थी आपकी। इस बार उन्होंने लाभ पूछ ली। वहां 5 लाभ आते हैं धोती के। कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोगाश्च विंशति है। तो कास है वहां पे खांसी, श्वास जिसको हम दमा कहते हैं, प्लीहा एनलार्ज्ड स्प्लीन, तिल्ली का बढ़ना आपका, कुष्ठ स्किन डिजीज, सोराइसिस आदि, और 20 प्रकार के कफ के रोग। कफ के रोग 20 ही प्रकार के होते हैं, उन सब में भी लाभ करती हैं। तो कफज विकार है,
और कुष्ठ होने से चर्म विकार है। नेत्र पे लाभ नहीं करती, वातज विकारों पे लाभ नहीं करती। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए इन हठ योग के अभ्यासों को क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें वे दृष्टि गोचर हुए थे। अब दृष्टि गोचर का तो पता नहीं, दृष्टि गोचर मतलब प्राप्त होना। अब किस किस रूप में प्राप्त हुए, लेकिन इस ग्रंथ में इन 4 योगाभ्यासों को जिस क्रम में प्रस्तुत किया है वो क्रम हम यहाँ पर बता देंगे। आसन सबसे पहले बताया आपका, तो आसन पहले हो गया। फिर दूसरे पे कुंभक बताया है, तो कुंभक हो गया। तीसरे पे मुद्रा बताया है और चौथे पे आपका अनुसंधान। आसन 2, 3, 2, 3, 2, 1, 4, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में याद रखना, आसन वो फिर कुंभक, फिर मुद्रा, फिर नादानुसंधान। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। ये आपके षटकर्म है, षटकर्म का क्रम पूछा है उन्होंने, तो क्रम याद रखिएगा। धोती पहला आता है, फिर दूसरे पे बस्ती आता है, तीसरे पे नेति आता है, चौथे पे त्राटक आता है, पांचवे पे नोली और छठे पे आपका कपालभाति। शुरुआत के तो 3 है, बस यहाँ पर आप चेंज कर लेना, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ऐसा वहां पे सीक्वेंस दिया है इन षट क्रियाओं का। तो 1, 2, 3, 5, 4, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। 1, 2, 3, 5, 4 और 6। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, शुरुआत होगी हमारी, बाकी जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।